अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है बीवीआर कॉम्बैट को लेकर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बीवीआर कॉम्बैट को लेकर। इस पर हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट ने रीसेंट आर्टिकल लिखा है कि क्या रशियन मिसाइल्स जो इंडिया लेगा वो उसे इतना डेवलप कर पाएंगे उसकी एयरफोर्स को कि वो चाइनीज़ वेपन्स को काउंटर कर सके। बेसिकली इस आर्टिकल में मुख्तलिफ एनालिस्ट और उनके ओपिनियंस को डिस्कस किया गया है। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया इंटरेस्टेड है R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने को लेकर और इसके लिए $1.2 बिलियन की डील भी इंडिया और रशिया के दरमियान डिस्कस की जा रही है। इसे एक क्लियर राइवल के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के पोटेंशियल PL-16 और PL-17 की प्रोक्योरमेंट को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग रेंज बीवीआर स्टिक्स के मामले में पाकिस्तान को सुपीरियोरिटी हासिल है PL-15 के कॉन्टेक्स्ट में। और उस सुपीरियोरिटी में हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने इंडिया के जो एयरक्राफ्ट मई 2025 में शूट डाउन किए वो PL-15 का इस्तेमाल करते हुए किए थे। अब PL-15 के भी आगे अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं जैसा कि PL-16 और फिर एक डेडिकेटेड AWACS किलर या ट्रांसपोर्ट या टैंकर किलर मिसाइल भी चाइना डेवलप कर चुका है जिसे PL-17 कहा जाता है और ये भी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा फ्यूचर में। अब R-37M की मैं अगर आपको स्पेसिफिकेशंस कुछ बताऊं तो इसकी जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ यूं है कि ये मैक्सिमम 300 से 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। इसका जो ओवरऑल वेट है वो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, मतलब 510 किलोग्राम का ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ Su-30 ही इसे लिमिटेड नंबर्स में कैरी कर सकेगा, 2 मैक्सिमम या 3 भी शायद अगर वो करेगा तो उसकी मैनूवरेबिलिटी सारी क्रैश हो जाएगी। अब ये डिसएडवांटेज जो इंडियन साइड पर है, ये इवन रशियन फाइटर जेट्स में ये सबसे बड़ा एडवांटेज में बदल जाएगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज अगर आप PL-15 के वेट को देखें तो ये मैक्सिमम 200 किलोग्राम है जो कि PL-12 के वेट से 20 किलो ज्यादा है। सो ऐसे में जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स PL-12 को कैरी कर रहे थे वो उतने ही नंबर्स में PL-15 भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि वेट का ज्यादा फर्क नहीं है। चाइना ने प्रोपल्जन सिस्टम को इनहेंस किया था, उनमें अपग्रेड्स की थी और इसमें फ्यूल एफिशिएंसी को उन्होंने बेहतर किया था जिसकी वजह से मिसाइल का वजन बढ़ाए बगैर ही उसने डबल रेंज शोकेस की थी। प्लस जो PL-15 है R-37M है, ये दोनों 5 मैक प्लस की स्पीड अचीव कर लेते हैं। इन्हें कई दफा हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अगर फिर आ जाए PL-17 बेसिकली R-37M का ही एक चाइनीज आप फेस समझ सकते हैं। जैसे R-37M एक AWACS किलर है लॉन्ग रेंजेस पर, तो PL-17 भी एक AWACS किलर है लॉन्ग रेंजेस पर, लेकिन इसमें भी कुछ अहम अपग्रेड्स हैं जो इसे R-37M से बेहतर बना देती हैं। बेसिकली अगर R-37M के 510 किलोग्राम के वेट को देखें तो उसके मुकाबले में PL-17 का जो मैक्सिमम वेट है वो 400 से 450 किलोग्राम के दरमियान रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ वेट के कॉन्टेक्स्ट में ये बेहतर है R-37M से। रेंज आपको वही 350-400 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है। मैक्स 6 की मैक्सिमम स्पीड यानी कि ये भी हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। इसके साथ साथ एक अहम चीज जिस पर इंडियन साइड वो नहीं मानते, इंडियन साइड इस पर बड़ी बढ़ के मारती है कि R-37M आ जाएगा तो 350-400 किलोमीटर की इंगेजिंग रेंज मिल जाएगी। बेसिकली सबसे अहम चीज आप ये समझें कि PL-15 और PL-16, PL-12 फिर इवन इंडिया के R-77 ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए जो हाईली मैनूवरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जबकि जो PL-17 है चाइना का, रशियन R-37M है, ये फाइटर जेट्स को एक हद तक इंगेज कर सकते हैं लेकिन इनका प्राइमरी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट, AWACS जैसे जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत तेजी से टर्न नहीं ले सकते, मैनूवर नहीं कर सकते, ये उनको इंगेज करने के लिए डेवलप किए गए थे। इवन दो कि यूक्रेन रशिया वॉर में R-37M ने कुछ किल्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन जितनी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस इसकी ताकतवर या खतरनाक बताई जाती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये किल्स कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। जबकि PL-15 ने 7 मई को कुछ मिनट्स के अंदर ही इंडिया के 6 से 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे और ये चीज पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। लेकिन अगर दूसरी तरफ पिछले 1.5 से 2 सालों में R-37M की किल्स को देखा जाए तो हार्डली एक Su-27, फिर एक MiG-29, एक Su-24M बॉम्बर और एक Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और फिर एक हेलीकॉप्टर को इसने हिट किया था। लास्ट 3 जो मैंने आपको एयरक्राफ्ट के नाम दिए हैं ये कोई बहुत मैनूवरेबल नहीं है इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर, तो इनको R-37M इजीली इंगेज कर सकता है। जहां तक बात है फाइटर जेट्स को इंगेज करने की तो इंगेज PL-17 या R-37 कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये कुछ खास सर्कमस्टांसेस में उनको इंगेज कर सकते हैं। अगर फाइटर जेट्स को अर्ली वार्निंग मिल जाती है उसके रेडार वार्निंग रिसीवर से और वो मैनूवर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ऐसी सिचुएशन में R-37M
और PL-17 जैसी जो हैवी BBR मिसाइल्स हैं ये उन्हें सही तरीके से इंगेज नहीं कर सकेंगी। इसी मामले में PL-15 और PL-16 को एक बड़ी सुपीरियोरिटी भी हासिल है। अगर इंडिया इसे PL-15 के काउंटर के तौर पर लेता है R-37M को, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज इनिशियली ये एक सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल के तौर पर काम करती है, यानी कि आपको अपने फाइटर जेट्स के थ्रू इसे गाइड करवाना पड़ता है, और जब फाइटर जेट एक मिसाइल को गाइड करवाता है तो वो डिफेंसिव पोजीशन में चले जाता है, ऐसे में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। जबकि जो PL-15 है या इवन PL-17 ये कम्प्लीटली एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल है। आपने एक दफा फायर कर दी तो इसके बाद इसका अपना मिसाइल में मौजूद है, रडार सीकर अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शौनक सेठ, ये सिंगापुर में मौजूद राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एक रिसर्चर है, उनके मुताबिक ये एक सिग्निफिकेंट एज तो है। उसके साथ साथ इसमें अगेन उन्होंने ये चीज वाजे की है कि ये जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एसेट्स हैं ये उस रोल के लिए ज्यादा अहम है, रादर के डॉग फाइट रोल के लिए या इवन फाइटर जेट्स को इंगेज करने के लिए। तो इवन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एवेक्स के लिए या टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन R-37M एक फाइटर जेट के लिए बहुत ज्यादा कोई खतरा नहीं होगा। अगेन मैं दोबारा वाजे कर दूं कि इंगेज कर सकता है, लेकिन इससे बचना निस्बतन ज्यादा आसान होगा बजाय कि PL-15 या PL-16 से बचना। लगता है कि इंडियन एयरफोर्स दोबारा से उसी बॉलीवुड स्टाइल रिटोरिक पर चलते हुए ये बड़कें जरूर मारेगी शुरू में कि देखें जी अगर R-37M आ गया तो PL-15 का खेल खत्म, जैसा कि इन्होंने मीटियोर के कॉन्टेक्स्ट में किया था। पर अल्टीमेटली तब भी फेलियर का शिकार हुए और लग रहा है कि ये फेलियर्स आगे भी इनके चलते रहेंगे। दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।